गुड इवनिंग एवरीवन। मैं आपके सामने फिर प्रस्तुत हूँ छोटी छोटी और मोटी बातें लेकर। आज का जो टॉपिक रहेगा एमपी वर्क 3, जो अभी आपने रिसेंटली भी पेपर दिया है उसका रिजल्ट आने वाला है। और उसका एक रिजल्ट आप जैसे ही पेपर देते हैं, निकलते हैं, पेपर दे के आपको तुरंत आपका रिजल्ट दिख जाता है। उसके बाद आप नॉर्मलाइजेशन होता है। नॉर्मलाइजेशन में लोगों के मार्क्स बढ़ते ही हैं, घटते तो नहीं देखा है मैंने, मगर बढ़ते ही देखा है। किसी के 2, किसी के 4, किसी के 5। यदि आप नॉर्मलाइजेशन के बाद या नॉर्मलाइजेशन के पहले भी यदि आप उस कट ऑफ को पार कर रहे हैं तो आपको एमपी की मेन परीक्षा की तैयारी शुरू कर देना चाहिए मेरे हिसाब से। तो एमपी, चाहे एमपी हो, मेरा जो एक्सपीरियंस है, एमपी हो, राजस्थान हो या यूपी हो या कई स्टेट, कहीं कहीं का स्टेट हो, तो उस स्टेट में उस पर्टिकुलर स्टेट की जीके और जीएस पूछी ही जाती है। तो मैं जीके जीएस का उसको देखते हुए मैं वीडियो बनाने की सोचा। मैंने कहा कि चलिए एमपी टेट की मेन परीक्षा जो होगी, सिलेक्शन पेपर होगा, उसके लिए क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए। उसके लिए मैंने बताया, मैंने अभी रीड का मैंने पेपर दिया था मेन वाला, उसमें मैंने बताया था कि उसमें जीके जीएस के क्वेश्चंस जो राजस्थान से रिलेटेड थे, और यहाँ पर जब एमपी का देने जा रहे हैं तो एमपी से रिलेटेड चीज़ें पूछी जाएंगी। तो एमपी के बारे में, यदि एमपी से बाहर के लोग हैं, अदर स्टेट के, जैसे मैं अदर स्टेट का हूँ, ऐसे बहुत से अदर स्टेट्स के होंगे, और एमपी में अदर स्टेट हो या उसी स्टेट में हो, क्योंकि उस स्टेट में रिजर्वेशन पॉलिसीज बहुत ज़बरदस्त है। आपको ओबीसी SC ST 50% मार्क्स में ही पासिंग कर रखा है, मगर यदि आप पास कर रहे हैं, आप अपनी कैटेगरी में या किसी तरह से आप पास कर लिया है, तो आपको निश्चिंत होकर आगे की तैयारी में लग जाना चाहिए, क्योंकि ये अभी एलिजिबिलिटी पेपर था। ठीक है, एलिजिबिलिटी पेपर आपने पास कर लिया है, मगर अभी सिलेक्शन पेपर बाकी है, और सिलेक्शन पेपर में उन्हीं का सिलेक्शन होगा जो लगातार इस पे लगे रहेंगे। ठीक है, तो मैंने सोचा कि आज एमपी टेट की कुछ क्लासेस, एमपी वर्ग 3 का जो चयन पेपर होगा, ठीक है, जो चयन परीक्षा होगी, उसके लिए क्या जरूरी है, तो उसके लिए मैं एमपी का कुछ अपने हिसाब से, जो मुझे लगा, मैं अपने हिसाब से कुछ एमपी का एक मैप लेके आया हूँ। ये देखिए, रफली बना रखा है मैंने एमपी का मैप। और एमपी के मैप में, इस मैप से समझने की कोशिश करते हैं कि एमपी की लोकेशन क्या होगी, एमपी के एक्चुअल में एमपी की लोकेशन क्या है, उसकी पोजीशन क्या है, और एमपी का क्षेत्रफल क्या है, एमपी कितना लंबा है, कितना चौड़ा है, एमपी में कौन से पहाड़ पड़ते हैं, कौन सी नदियां पड़ती हैं। मोटा मोटा ब्रीफली एक इंट्रोडक्शन में दिमाग में सेट करना चाहता हूं। तो शायद ये मेरा वीडियो आपको पसंद आएगा। देखिए आज क्या लेके आया हूं मैं। चलिए अब देखते हैं। ये देखिए, एमपी का लगभग रफली मैंने मैप बना रखा है। इस एमपी के मैप में आप एमपी जानते हैं, मध्य प्रदेश, ठीक है, एमपी फुल फॉर्म मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश भारत के मध्य में स्थित है। अब मध्य में स्थित है तो इस पे आपने मध्य पे स्थित है, इस वजह से यहाँ से बहुत सारी नदियां निकलती हैं। बहुत सारी नदियां निकलने का कारण ये होता है कि यहाँ पर वर्ष भर वर्षा की मात्रा भरपूर मात्रा में मिलती है। ठीक है, यहाँ पर पठारों से नदियों का उद्गम होता है। ठीक है, तो नदियों का उद्गम क्या होने के कारण इसको नदियों का मायका भी बोलते हैं। मायका मतलब जैसे लड़की का मायका होता है, वैसे नदियों का मायका मध्य प्रदेश। सबसे ज्यादा नदियां इसी मध्य प्रदेश से निकलती हैं, हमारे मध्य प्रदेश से निकलती हैं। मध्य प्रदेश के जो पड़ोसी राज्य हैं उनके बारे में बात कर ली जाए, जैसे यूपी, उत्तर प्रदेश सबसे बड़ी सीमा साझा करता है एमपी से, और उत्तर प्रदेश के निवासी हम हैं, और हम मध्य प्रदेश अपने पड़ोसी राज्य के साथ भी दोस्ती का माहौल बना के रखेंगे। सबसे ज्यादा सीमावर्ती राज्य जो होता है, जो सबसे ज्यादा सीमा तय करता है, वो यूपी है, उत्तर प्रदेश है, उसके बाद राजस्थान, उसके बाद महाराष्ट्र। ठीक है, तो सबसे ज्यादा सीमा साझा करने वाला उत्तर प्रदेश, राजस्थान, इस तरफ हम लोग आ जाएंगे तो गुजरात के बाद यहाँ पर हमारा महाराष्ट्र, और इस तरफ छत्तीसगढ़। ठीक है, इस तरफ छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान, यूपी, ये 5 स्टेट हैं जो मध्य प्रदेश को एक मध्य प्रदेश की पोजीशन बता रहे हैं। इन सब 5 राज्यों से घिरा है हमारा मध्य प्रदेश। ठीक है,
मध्य प्रदेश में होने के बाद अब दो दो विशेषताएं हैं या दो पहाड़, मेन पहाड़ है। आपने राष्ट्रगान में भी सुना होगा विंध्याचल पर्वत के बारे में, ठीक है। विंध्याचल पर्वत और सतपुड़ा पर्वत, दो पर्वत श्रेणियां यहाँ पर बीचों बीच है। विंध्याचल पर्वत श्रेणी बिल्कुल बीचों बीच यहाँ पर है, मध्य प्रदेश के बिल्कुल बीचों बीच है, ठीक है। ये अनूपपुर डिस्ट्रिक्ट से निकलती है। ये शहडोल एक यहाँ पर, हाँ, इस पूरे एमपी को यदि हम लोग विस्तृत में पढ़े तो यहाँ पर 55 जिले हैं, 55 जिले हैं और 55 जिलों को हम 10 संभाग में बांट रखा है। उस 10 संभाग में से एक संभाग शहडोल है और दूसरा संभाग इस तरफ पड़ता है। मतलब यहाँ पर सभी संभाग ग्वालियर, इधर देखिए, इधर आपका आप ये जो मैं बता रहा हूं, मैं भी ये फिजिकली बता रहा हूं, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, ये जो संभाग है शहडोल संभाग से निकल के और रतलाम एक डिस्ट्रिक्ट पड़ता है और शहडोल से निकल, यहां से शहडोल से लेके रतलाम, ठीक है। अब देखिए शहडोल से लेके रतलाम के बीच में जो मैंने एक रेखा खींच रखी है इसको कर्क रेखा कहते हैं, ठीक है। कर्क रेखा कहते हैं, ये देखिए कर्क रेखा मैंने खींच रखी है। ये कर्क रेखा जो भारत का नक्शा आप देखेंगे, भारत का मैप देखेंगे तो उसमें 8 राज्यों से होकर गुजरती है। क्योंकि मध्य प्रदेश मध्य में पड़ता है, उसके कारण इसके सबसे ज्यादा डिस्ट्रिक्ट से या सिटीज से ये कर्क रेखा गुजरती है, जिसको इंग्लिश में ट्रॉपिक ऑफ कैंसर भी बोलते हैं। भूमध्य इस कर्क रेखा के आसपास जो भी एरिया पड़ता है, ये भी जितने भी डिस्ट्रिक्ट्स पड़ते हैं, यहाँ पर सोलर से एनर्जी प्राप्त करने का भरपूर अवसर मिलता है। यहाँ पर सोलर संयंत्र बहुत तेजी से सेट करे जा रहे हैं, क्योंकि सब वर्ष भर यहाँ पर लगभग सीधी रेखा में प्रकाश की उपलब्धता रहती है। तो यहाँ पर भोपाल एक संभाग है। भोपाल के जो 5 डिस्ट्रिक्ट्स हैं, भोपाल संभाग के जो 5 डिस्ट्रिक्ट हैं, वो 5 डिस्ट्रिक्ट इस कर्क रेखा पर स्थित है। ये बहुत ही अच्छी बात है कि भोपाल इससे समृद्ध है कि यहाँ पर सोलर एनर्जी का भरपूर एक स्रोत मिलता है। क्योंकि जब आप जहां पर सोलर वहीं पर प्रचुर मात्रा में हो पाए, सोलर एनर्जी वहां पर प्रचुर मात्रा में मिल पाएगी, जहां पर हमें वर्ष भर जो सूर्य की जो किरणें हैं हमें सीधी रेखा पे मिल पाए या सीधे मिल पाए। तो यहाँ पर हम लोग देखिए कर्क रेखा की बात कर रहे थे, तो कर्क रेखा हमारा रतलाम से निकलती यहाँ से यहाँ रतलाम और यहाँ शहडोल और रतलाम के बीच में यदि हम रेखा खींच दी जाए जो भोपाल से होते हुए जाती है, ये 14 डिस्ट्रिक्ट, मध्य प्रदेश के 14 डिस्ट्रिक्ट से ये कनेक्ट होते हुए जाती है। इससे भी क्वेश्चन बन सकता है कि कितने डिस्ट्रिक्ट से ये हमारी कर्क रेखा जाती है, ठीक है। अभी देखिए मेन में एक ओवरव्यू बता रहा हूं जिससे आपको इंटरेस्ट पैदा हो और इस पे और भी जानने की कोशिश कर पाए। चलिए और देखते हैं। देखिए अब देखिए चारों ये जो मध्य प्रदेश है, मैं चारों कोने की स्थिति बताता हूं। देखिए यहाँ पर सबसे ऊपर हमारा मुरैना है, इसके मुरैना के बगल से ही चंबल नदी जाती है, जो 3 स्टेट में, मैंने एक वीडियो चंबल के बारे में डाल रखा था, उसमें मैंने भी ये बताया था कि जो चंबल नदी है वो हमारी मध्य प्रदेश से निकलती है, मध्य प्रदेश के बाद राजस्थान जाती है और राजस्थान से निकल के फिर यूपी में आती है। यूपी में इटावा के पास एक जमुना नदी में मिल जाती है, यमुना नदी की सहायक नदी चंबल है और चंबल की सहायक नदियां और भी हैं, मगर ये मध्य प्रदेश से निकलती है और 2 बार मध्य प्रदेश में घुसने के बाद यूपी में इसमें यमुना में इसका संगम हो जाता है। तो ये चंबल की बात करी जाए, नदियों के बारे में एक विस्तृत वीडियो बनाकर लाऊंगा मैं। अब देखिए विंध्याचल पर्वत है, विंध्याचल पर्वत के जस्ट बगल से यहाँ से होते हुए हमारी नर्मदा नदी गई है। नर्मदा को मध्य प्रदेश की जीवन रेखा कहते हैं, क्योंकि मध्य प्रदेश के बीचों बीच से जाती है और मध्य प्रदेश के लगभग सभी मतलब मध्य प्रदेश के बीच से जाती है और ये सिंचाई के लिए और भी परियोजनाओं के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। फिर हमारे सतपुड़ा पर्वत पड़ता है, सतपुड़ा पर्वत के बाद में, और ये जो हमारा जो नर्मदा नदी निकलती है अनूपपुर डिस्ट्रिक्ट से, अमरकंटक का जो पठारी भाग है वहां से निकलती है अनूपपुर डिस्ट्रिक्ट से। और बैतूल ये देखिए एक डिस्ट्रिक्ट पड़ता है, बैतूल से हमारी
ताप्ती नदी निकलती है। ये क्वेश्चन आता है कि भारत में बताइए कौन सी ऐसी नदियां हैं जो उल्टा डायरेक्शन में बह रही हैं। ठीक है, सब बह रही हैं पूरब से पश्चिम की तरफ, मगर ये बह रही हैं पश्चिम से पूरब की तरफ। ये बंगाल की ये इस तरफ से इस तरफ को बहती हैं और खंबात की खाड़ी में जाके ये अपना जल गिरा देती हैं। ठीक है, अरब सागर में। तो ये यहाँ पर नर्मदा और यहाँ पर ताप्ती, विंध्याचल पर्वत, नर्मदा, सतपुड़ा और इधर ताप्ती। ठीक है, और भी बहुत नदियां हैं, मैं ओवरव्यू आपको दे रहा हूं। देखिए सिंगरौली, सिंगरौली यहां से देखिए एक सिंगरौली, ये इसको हम लोग आर्थिक राजधानी भी बोलते हैं क्योंकि सिंगरौली में जो खनन का काम बहुत ही ज्यादा होता है। ठीक है, ये इसको ऊर्जा राजधानी भी कहते हैं, मध्य प्रदेश की ऊर्जा राजधानी। देखिए यहाँ पर मुरैना था, मुरैना के जस्ट बुरहानपुर, मुरैना के जस्ट अपोजिट बुरहानपुर। और यदि हम लोग पूरब की दिशा में चले जाए तो सिंगरौली सबसे किनारे होगा पूर्वी दिशा में, और सबसे पश्चिमी इधर पश्चिम में हमें अलीराजपुर पड़ता है। तो जो सिंगरौली है, सिंगरौली इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि सिंगरौली से ही हमारी आईएसटी, ठीक है, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, ठीक है, जो इंडिया मानक तिथि रेखा है, इंडिया की मानक तिथि समय रेखा है, जो यहाँ पर सिंगरौली से होके जाती है। मगर ये भारत में हमारी इलाहाबाद से खींची गई ये रेखा है जो 82.5 डिग्री से निकल के जाती है। हमारी सिंगरौली की जो लास्ट डिस्ट्रिक्ट है हमारा सिंगरौली के यदि हम लोग लॉन्गिट्यूडनल विस्तार देखा जाए तो 82 डिग्री, यहां से आप देखिए, ये मैंने बना रखा है, यहां से लेके इस तरफ से लेके ये देखिए अक्षांशीय विस्तार, हाँ ये देखिए मैंने देख रखा है 26-30 से। ठीक है, ये देखिए ये देखिए पूर्वी, यहाँ पर लिखा है 74 पूर्वी से यहाँ पर आपकी जाके सिंगरौली, यहाँ पे अलीराजपुर है और सिंगरौली पे खत्म हो जाती है 82.6 पे खत्म हो जाती है, 84.5 पे शुरू होती है। ठीक है, अब अक्षांशीय विस्तार देखा जाए, इसका अक्षांशीय विस्तार देखा जाए तो अक्षांशीय विस्तार हमारा 21.6 उत्तरी अक्षांश से 26-30 उत्तरी अक्षांश तक है। ठीक है, जो इसकी लंबाई और चौड़ाई ये भी मैंने लिख रखी है। देखिए इसकी चौड़ाई जो है, चौड़ाई लिखी जाए तो 870 किलोमीटर है जो डाटा दे रखा है। ठीक है, यहां से यहां तक लंबाई। ठीक है, और यहां से यहां के लिए 570, कहीं लिखा रखा होगा मैंने, 570 किलोमीटर है। ठीक है, अब देखिए ये तो हो गए ओवरव्यू इसकी। ठीक है, अब देखिए मध्य प्रदेश में क्या आता है कि मध्य प्रदेश का एक ये ओवरव्यू है। ठीक है, अब मध्य प्रदेश की डिस्ट्रिक्ट्स के बारे में हम लोग जानेंगे, मध्य प्रदेश के संभाग के बारे में जानेंगे, मध्य प्रदेश की जलवायु के बारे में जानेंगे, क्योंकि सबसे ज्यादा जलवायु समृद्ध प्रदेश इसलिए माना जाता है क्योंकि यहाँ पर वन क्षेत्र सबसे ज्यादा है। ठीक है, सबसे ज्यादा वन क्षेत्र यहाँ पाया जाता है। ठीक है, सबसे ज्यादा वन क्षेत्र पाने के कारण यहाँ पर टाइगर रिजर्व्स, जहां पर वन ज्यादा होंगे वहीं पर आपको जो जीव जंतु होंगे वो भी ज्यादा होंगे। यहाँ पर टाइगर रिजर्व्स बहुत से बने हुए हैं, मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा टाइगर रिजर्व्स बने हुए हैं। इनके बारे में पढ़ेंगे, नदियों के बारे में पढ़ेंगे, हम लोग डिस्ट्रिक्ट्स के बारे में पढ़ेंगे, यहाँ के राजा महाराजा के बारे में पढ़ेंगे। धीरे धीरे बढ़ते जाएंगे हम लोग, मध्य प्रदेश के अंदर घुसते जाएंगे। तो इस तरह से मैंने एक ओवरव्यू दिया है कि मध्य प्रदेश आखिर मध्य प्रदेश के अंदर क्या है, एक मैंने क्यूरियोसिटी जनरेट करने की कोशिश करी है। शायद ये वीडियो आपको पसंद आ रहा होगा, और यदि आपको ये पसंद आता है तो मुझे बताइए, मैं एक टॉपिक को एक एलिब्रेट करके बताऊंगा कि और अपने तरीके से समझाने की कोशिश करूंगा। शायद ये समझाना आपको पसंद आए और आप इसके और वीडियोस देखना पसंद करें। और इसी के साथ मैं विराम देना चाहता हूं। मैं ज्यादा बड़ा और लंबा वीडियो नहीं बनाना चाहता, छोटी और सटीक और सिंपल बात करना चाहता हूं। तो बस आज के लिए बस इतना ही, और आगे भी वीडियो पाने के लिए मुझे कमेंट करिए कि वाकई ये सही है, मैं कुछ गलत तो नहीं बता रहा हूं, और ये आपकी परीक्षा के दृष्टिकोण से सही है कि नहीं है। आप मुझे ये कमेंट करके बताइए, और आगे के वीडियो मेरे प्रतिदिन आपको मैं कोशिश करूंगा, प्रतिदिन कुछ ना कुछ आपको एक नया कंटेंट और कुछ मिक्स कंटेंट जो आपके परीक्षा के लिए बहुत ही उपयोगी होगा, मैं लाता रहूं और आपको ऐसे ही वीडियो प्रोवाइड करता रहूं। थैंक यू, आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।